नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्जामिनेशन आपके हुए थे 19 दिसंबर को, तो उसका जो है कंप्यूटर के पेपर हम लोग कर रहे थे। तो इसका एक पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है और ये जो है आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और इसके साथ में देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपका करा दिया है, तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने जो है नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल स्टडी है, तो इन सभी का जो है हमने पीडीएफ नोट्स प्रिपेयर कर दिया है। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए अभी काफ़ी कम समय रह गया है एज पर जो इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम शेड्यूल। तो आप लोग जो है उसी को अगर रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके पास टाइम कम रह गया, तो आप लोग जो है इन सारे पीडीएफ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका यूपी ट्रिपल एस जेई के लिए, जो आपका ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए है। तो इसमें जैसे आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और कंप्यूटर, तो इन सब का जो है हमने देखिए डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि जो लेक्चर्स है आपका, इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट का। और साथ में आपको देखिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसी के साथ में, आपको अलग से लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में एनरोल्ड होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स देखिए केवल 249 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि हमने काफ़ी कम रखा हुआ है। तो जो लोग भी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक ही जगह पे ये सारे चीज़ आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपका जो पूछा गया था, तो क्वेश्चन है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, ईमेल के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है कि द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय एट द रेट सिंबल। तो देखिए जो ईमेल जो आपका रहता है ना, तो जब आप लोग ईमेल आईडी आप लोग बनाते हो, तो उसमें देखिए एक फॉर्मेट आपका रहता है। उसमें आपका जो है एक यूजर नेम रहता है और दूसरा आपका एक होस्ट नेम रहता है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम वो होते हैं कि जो आपको इंटरनेट, मतलब कि जो आपको जो आपको जो जीमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया गूगल का, जैसे जीमेल हो गया आपका, इसी तरीके से रेडिफ मेल हो गया, याहू मेल डॉट कॉम, आप ये सारी चीज़ जो लिखते हैं आप लोग, तो वो होता है होस्ट नेम। तो यहाँ पे देखिए जो कोई भी ईमेल आईडी आपका रहता है, तो उसमें जो है दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक आपका हो गया यूजर नेम और दूसरा आपका हो गया होस्ट नेम। और ये दोनों जो है सेपरेटेड होते हैं एट द रेट सिंबल से। तो ये जो है इसके दो मेन मतलब पार्ट्स होते हैं अगर ईमेल आईडी आप लोग कोई भी बनाते हो तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। और सबसे पहले यूजर नेम लिखते हैं हम लोग, और जो आपका एट द रेट सिंबल है उसके बाद डोमेन नेम लिखा जाता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। और इसके साथ में स्पेस जो है अलाउड नहीं रहता है ईमेल एड्रेस के अंदर में। आप लोग ईमेल आईडी जब आप लोग बनाते होगे तो देखते हो कि उसमें कोई स्पेस अलाउड नहीं रहता है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा आपका, वो बनेगा ही नहीं। और इसके साथ में जो है आप लोग अंडर स्कोर का आप यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ में जो आपका डॉट भी रहता है आप उसका भी कर सकते हो। लेकिन जो है इसके अंदर में आपको जैसे कोई ये चीज़ आप यूज नहीं कर सकते हो कि कोई चीज़ आपका जैसे कैपिटल लेटर में आपका रहता है, तो उसमें देखिए आपको हमेशा लोअर केस में ही आपको लिखने रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर जैसे कहीं पे अगर अपर केस में लिख दे दो तो आपका गलत हो जाएगा, वो वैलिड होता है, लेकिन जो है जनरली आपका लोअर केस में ही लिखा जाता है ईमेल एड्रेस। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वही कि यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द एट द रेट सिंबल। ये तो सही है स्टेटमेंट आपका। और इसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव, यानी कि जो ईमेल एड्रेस जो होते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं क्या। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका ये गलत है। जो ईमेल एड्रेस है आपका, तो वो जो केस सेंसिटिव आपका नहीं होता है। क्योंकि देखिए जो लेटर जो होता है तो उसमें आप लोग लोअर केस में लिखते तो है ईमेल एड्रेस में, क्योंकि वो जो है ईजी होता है रीड करना उसको। लेकिन ये देखिए ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर बड़ा लिख दीजिए तो वो जो है आपको फिर स्टॉप कर देगा ईमेल भेजने से। तो वो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। वो डिलीवर्ड होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन बस जो है आपको स्मॉल में ही लिखा जाना चाहिए। ये एक सुटेबिलिटी होता है कि ताकि वो जो है आपका ईमेल एड्रेस वो आसानी से चला जाए। लोअर केस में जो रहता है आपका वो ईजियर होता है रीड करने में, जो लोअर केस में ईमेल आईडी जो रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से केस सेंसिटिव आपका ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो बी है आपका, मतलब जो सेकेंड वाला है वो आपका फॉल्स है। तो ये जो है देखिए बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्टेटमेंट को देखना है कौन सही है कौन गलत है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन को मार्क करना, मतलब जो आंसर आपको मार्क करने होंगे।
फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम। तो इसमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक एस रैम का नहीं है। तो देखिए रैम और रोम के बारे में जो है हमने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे कंप्यूटर का मेरा तो उसमें देखिए जो स्टैटिक रैम है आपका, तो ये जो है आपका क्या होता है कि ये एक मतलब इसको जो है बार बार रिफ्रेश करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसका जो डेटा जो रहता है ना तो वो आपका एक जैसे स्टोर करके रखा हुआ रहता है। तो ये जो एक नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आपका आता है जो स्टैटिक रैम है। तो यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे कि आपका रैम में जो रहता है आपका ये वोलेटाइल मेमोरी कैटेगरी में आपका आता है यहाँ पर ये। लेकिन देखिए यहाँ पे जो रैम के दो कैटेगरी जो होता है ना, एक आपका होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है इसका डायनेमिक रैम है। तो इन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर आपके, कि जो स्टैटिक रैम है तो ये जो है फास्टर होता है एज कंपेरिजन टू डायनेमिक रैम। अब ये फास्टर क्यों होता है स्टैटिक रैम, क्योंकि देखिए इसमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपका डायनेमिक रैम है तो इसमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो है आपका 1 सेकंड के अंदर में इसमें 1000 टाइम इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसीलिए जो डायनेमिक रैम आपका है तो ये स्लोअर होता है, और जो स्टैटिक रैम है ये आपका फास्टर होगा। तो ये तो हो गया आपका दो इंपॉर्टेंट इसका कंपैरिजन। इसके साथ में देखिए जो स्टैटिक रैम है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, तो लेस ये एक्सपेंसिव आपका होगा। और इसके साथ में जो पावर कंजप्शन की बात करें तो देखिए स्टैटिक रैम में पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जो डायनेमिक रैम है आपका तो इसमें देखिए पावर का जो कंजप्शन होता है तो वो लेस होता है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग को जो है इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो कि एग्जाम में आपसे पूछता ही रहता है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन देख लिया दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपका है स्टैटिक रैम के रिगार्डिंग। तो पहला देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में कि each cell in the SRAM is made up of flip flop that store 1 bit। तो जितने भी सेल होते हैं SRAM के अंदर में तो वो जो है फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ रहता है जो कि 1 बिट को स्टोर करता है। तो ये देखिए स्टेटमेंट तो आपका सही है यहाँ पर, कि जितने भी सेल जो रहते हैं तो उस वो जो है फ्लिप फ्लॉप से ही बने, इनफैक्ट जितने भी मेमोरी जो होते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप ही रहते हैं उसके अंदर में। फिर अगला देखिए स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर कि इट्स नीड टू बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो इसको जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है 1000, मतलब बहुत बार रिफ्रेश किया जाता है 1 सेकेंड के अंदर में। तो ये जो स्टेटमेंट आपका गलत है। तो देखिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है आपका डायनेमिक रैम के अंदर में, नहीं ना कि स्टैटिक रैम में। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जो कि यही पूछा था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपका, तो वो जो है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और भी देख सकते हो, जैसे सी में आपको दिया हुआ है कि इट हैज़ शॉर्टर रीड राइट साइकिल एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि इसमें जो है आपका शॉर्टर रीड राइट साइकिल होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। अगला आपका है कि एस रैम इज यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो स्टैटिक रैम जो है आपका तो ये केवल स्पेशलाइज्ड जो एप्लीकेशन होते हैं सिर्फ उसी के लिए ही ये यूज होता है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर। तो एसएसडी जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका देखिए होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे किस में आपको दिया हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये इसमें आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है यानी कि जिसे शॉर्ट में एसएसडी हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है आपका ये न्यू जनरेशन का स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में आजकल यूज़ किए जाते हैं। तो पहले देखिए जो है हार्ड डिस्क यूज़ किए जाते थे, जिसमें कि उसमें देखिए मैकेनिकल जैसे मैकेनिकल मूवमेंट होते थे उसके अंदर में, क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे जो स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी आपका रहता है तो उसके अंदर में जो है आपका एक जैसे जो रहता है ना मैग्नेटिक ड्राइव का आपका रहता है तो वो घूमता है उसके अंदर में, नॉइज आपका आता है। लेकिन इसके अंदर में कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, जो कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है आपका एसएसडी के अंदर में। तो इसीलिए जो एसएसडी है तो ये एक लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, जो लॉन्ग टर्म का स्टोरेज करने के लिए जो आपका सेफर माना जाता है इसे, एज कंपेरिजन टू हार्ड ड्राइव। जो हार्ड ड्राइव देखते होंगे आप लोग उसमें तो देखिए उसका स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और उसमें बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस भी होते हैं, मतलब कि जो मूवमेंट होते रहता है जिसके चलते नॉइज आता है। लेकिन जो एसएसडी है आपका तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, मतलब इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस होते ही नहीं है कि जिसके चलते जो नॉइज क्रिएट करे आपका, और हीटिंग भी जो है बहुत कम होता है एसएसडी के अंदर में। तो ये जो है ज़्यादा रिलायबल होता है स्टोरेज कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म के बेसिस पे किया जाए तो। और बात किया जाए कि कौन ज़्यादा दिन तक चलेगा तो वो आपका एसएसडी है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स होते ही नहीं है कि जो मूवमेंट होता है, और हार्ड डिस्क आपका स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता है एज कंपेरिजन टू एसएसडी। तो जितने देखिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता ही जा रहा है तो उतना ही जो है आपका साइज छोटा होते ही जा रहे हैं। तो ये सब इसी के चलते आपके हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए पूछा यही गया था फुल फॉर्म सिंपली, लेकिन आपको जो है इसके डिटेल के रिगार्डिंग भी जो है हमने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऑन कंप्यूटर स्टार्टअप विच प्रोग्राम लोकेट्स एंड लोड द कर्नल इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जैसे आप कंप्यूटर का आप स्टार्ट करते हो तो कौन सा प्रोग्राम जो है जो कि लोकेट करता है और कर्नल को लोड करता है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज बूटस्ट्रैप लोडर आपका हो जाएगा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बेसिकली होता है। तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को दिया हुआ है, तो ये बूटस्ट्रैप लोडर के चलते ये आपका होता है एक्चुअली में। तो ये जो है बूटस्ट्रैप लोडर आपका ये लोकेट करता है कर्नल को, और देखिए ये क्या करेगा, और जितने भी जो मतलब इंपॉर्टेंट जो होने होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उनको जो है मेन मेमोरी में उसको लोड करेगा और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आपका होता ही है, नाम ही दिया आपका कि बूटस्ट्रैप। तो जैसे ही आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूटिंग प्रोसेस आपका होता है, तो पहले ये लोड करेगा। तो ये जो प्रोसेस होते हैं आपके होते हैं बूटस्ट्रैप लोडर के थ्रू। तो ये लोकेट करता है एक्चुअली में जो कर्नल जो रहता है उसके अंदर में आपका। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपका जो कि आपको याद रखना है, और देखिए इसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझते चलना है। क्वेश्चन आप लोग कितना भी कर लो, रटने से कोई फायदा नहीं होता है। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम कर सकता है आपको सॉल्व करने में, अगर थोड़ा सा उसमें मान लीजिए घुमा के क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो इसीलिए आपको जो इन डेप्थ थोड़ा सा स्टडी करना ही पड़ेगा इसके अंदर में, जो कि हमने कोर्स में पूरे डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि वेयर डज द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस। तो देखिए जितने भी प्रोसेसेस जो होते हैं, तो उसमें देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो वो जो है इंफॉर्मेशन को कहाँ पे रखता है। तो ये देखिए इसका सिंपल सा आंसर आपका मेमोरी हो जाएगा। देखिए कोई भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हो तो उसमें जो भी प्रोसेस होता है आपका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका वहाँ पर। तो जितने भी इंफॉर्मेशन जो रहते हैं तो वहाँ पे जो है आपके क्या रहेगा, मेमोरी में ही स्टोर्ड रहेगा आपका। और जब एग्जीक्यूशन मान लीजिए कोई भी प्रोसेस का आपका होता है, कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो, तो उस समय देखिए जो सीपीयू है आपका और उसके साथ में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो वो इंटरैक्ट करते हैं मेमोरी के साथ में। और जैसे ही कोई प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना रहता है आपको, तो वो जो है क्या होगा कि सबसे पहले लोड आपका होगा मेन मेमोरी में। जब तक इसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो मेन मेमोरी में आपका लोड हुआ रहेगा। उसके बाद ही जो है वो परमानेंट बेसिस पे आप उसको कहीं और पे आप स्टोर करके रखते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल आपका ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, तो ये जितने भी प्रोसेस जो आपके होते हैं तो वो जो है सारे इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे रखता है, तो वो मेमोरी में ही रखेगा। सिंपल सी बात है इसका। तो क्वेश्चन का आंसर को क्या होगा इसका, ऑप्शन ए दैट इज मेमोरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर फॉर ए मेल रेसिपिएंट। तो इसके रिगार्डिंग देखिए हमने आपको पहले भी पहला वाला जो हमने आपको कराया होगा इसका जो पार्ट था इसका, उसमें भी बताया था आपको हमने कि जैसे कोई भी हम लोग ईमेल सेंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स या रिसीवर को, जो हम लोग सेंड करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे रिट्रीव करने के लिए रिमोट सर्वर से कोई अगर पर्सन रेसिपिएंट करना चाहता है कोई सेंडर का मेल को, तो उसके लिए जो है कौन सा इसमें बेसिकली मैकेनिज्म जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पोप सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डोमेन सर्वर या एसएमटीपी सर्वर। तो हमने आपको बताया था कि जैसे आपका एसएमटीपी है तो ये केवल सेंडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो है रिट्रीव करने के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका जैसे पीओपी या फिर जो है आपका आईएएमपी यूज़ किए जाते हैं। ये दो आपके रहते हैं एक्चुअली में। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहते हैं ईमेल, जो कि ईमेल क्लाइंट के द्वारा यूज़ किया जाता है ईमेल को एक्सेसिंग करने के लिए, और ये जो है स्टोर्ड हो जाते हैं आपके रिमोट मेल सर्वर पे आके। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए दो है आपका, एक है आपका पोप जो पोप 3 था और एक आपका आईएएमपी था। तो यहाँ पे क्या होगा, पोप सर्वर आपका हो जाएगा राइट आंसर। और जो आपका इसमें दिया हुआ था यहाँ पर एसएमटीपी थी, ये जो है केवल सेंडिंग करने के लिए यूज़ किया था, टेक्स्ट को सेंड करने के लिए, लेकिन रिट्रीव करने के लिए यूज़ नहीं किया था एसएमटीपी का। अब जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई सेंडर है, इसने जो है मेल अपना सेंड किया, रेसिपिएंट का एड्रेस डाला, यहाँ पे मान लीजिए कोई रेसिपिएंट है इसका एड्रेस इसने डाला, तो ये एसएमटीपी सर्वर का यहाँ पे यूज़ करेगा, प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और जैसे ही मान लीजिए कि ये जो है आपका कोई एक जैसे कोई आईएसपी है जो आप इंटरनेट आप यूज़ करते हो सर्विस प्रोवाइडर का, वहाँ जाकर आपका स्टोर्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपका चला जाएगा जीमेल सर्वर पे, मतलब कोई भी जो आप यूज़ कर रहे होगे डोमेन वहाँ पे जाएगा, और इसके बाद फिर वो रिसीवर के पास वो आ जाएगा। तो रिसीवर यहाँ पे आप देखिए एसएमटीपी का यूज़ नहीं करता है, आप करेगा अपना पोप 3 का और साथ में जो है आपका आईएएमपी का। तो ये सारा चीज़ हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, तो आप लोग वहाँ से भी इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैड सीआरटी मॉनिटर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीआरटी। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन, यहाँ से आपका सिंपल सा जो है कि फुल फॉर्म पूछा गया है सीआरटी का। तो इसका देखिए आपका होता है कैथोड रे ट्यूब आपका हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। तो पहले देखिए सीआरटी मॉनिटर्स यूज़ किए जाते थे, और ये जो है सीआरटी आपने पहले देखा भी होगा, जो कंप्यूटर पुराने ज़माने के जो आते थे, तो उसमें सीआरटी मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। बट आजकल क्या है कि अब एलईडी अब यूज़ किए जाते हैं। आजकल मॉनिटर जो है आपका, जो कि काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट होता है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस जो सीआरटी आपके होते थे। तो यहाँ पे सिंपल फुल फॉर्म से पूछा गया था, कैथेड्रल ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और ये सारा चीज़ देखिए आपको जो है पीडीएफ में नोट्स में आपको मिलेंगे, और साथ में जो कोर्स हमने आपको जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी ये अपलोड आप कर देंगे, ये पीडीएफ जो हमने आपको लेक्चर्स अभी करा रहे हैं आपका। और इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, तो ये सारा चीज़ आपको देखिए मिल जाएगा इसी के अंदर में। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपके, आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। यहाँ पे डिस्कस करना सभी को पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो शॉर्ट नेम दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि कैटेगरी वाइज हमने कर दिया है, हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड है आपका, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके जितने भी हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो है आपका पूछा जाता है। तो आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। ये पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप लोग को इतना ही सिर्फ करना है, आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा, अगर फुल फॉर्म आपका आता भी है तो कंप्यूटर से। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो थे आपके कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हुए थे। और फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग हिंदी का भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे, और इंग्लिश का भी डिस्कस कर लेंगे। तो जितना भी बनेगा हमसे वो आपका लिए जो है पूरी हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।